झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। 4 दिन के कामकाज का आकलन करेंगे तो बहुत फ्रूटफुल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि फिर भी 2 दिनों का वक्त अभी और है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे तो कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? क्या और बेहतर हो सकता है? निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि विकास में दोनों अहम कड़ी हैं, विपक्ष भी और सत्ता दल भी। और जिस तरीके से आप आचरण देख रहे हैं विपक्ष का, हम लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और आप हमारा आचरण देखिए। हम लोग सुबह जो आते हैं पूरा विधानसभा सेशन करा के, थोड़ा रिजिडिटी है, थोड़ा सा जिद है। नहीं, जिद क्या है इसमें? आखिर जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के तहत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। उन लोग प्रबल समिति में डाल रहे हैं किसी विधेयक को, तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रबल समिति में जो सवाल, प्रबल समिति को जो डालने के लिए सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल करता ही गायब हो जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, चंद्रवंशी जी नहीं थे। अब आप देख लीजिए, सरजू जी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का ये रोल नहीं है। विपक्ष के रोल को ये इसलिए ये संविधान बनाया गया है कि प्रबल समिति को जब कोई रिकमेंड करता है तो उसका जो खामियां है, जो उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम है, वो सत्ता के लोग भी सीखें और जनता के पास भी इसकी खामियां पता चले। अगर अनुभव आप जानते हैं, आम लोग इतने टेक्निकलिटी नहीं समझते। उनको बस ये जानना है कि सदन के अंदर उनके हक में क्या कुछ हुआ। तो हम क्या बताएंगे? सदन के हक में हम लोग ने तो हमेशा करके भेजा। 1932 भी भेजा, सरना धर्म कोड भी भेजा, नियोजन नीति भी भेजा, सबको तो वापस करवा दिया गया। आज सरना धर्म कोड हम लोग ने पहला पास करके भेजा था, स्पेशल सेशन बुलाए थे। मेरा उस दिन पहला विधानसभा में दिन था एज अ विधायक। आज तक पार्लियामेंट में गया है, वो क्यों नहीं हुआ आज तक पास? तो अगर विपक्ष ये बता रही है कि भैया हम काम नहीं कर रहे, तो विपक्ष ये भी तो बताए कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है और सरना धर्म कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर उन लोगों ने क्या किया आज तक? अच्छा अनूप भाई, एक तो पहले ये लग रहा था कि राजभवन और सरकार आमने सामने है, अब लग रहा है कि राजभवन और विधानसभा आमने सामने है। ये विधेयक के लैंग्वेज को लेकर हम लोग ने आज तक कभी ये नहीं सवाल इस तरह से मैं तो समझता हूँ कि ना राजभवन और सरकार आमने सामने है, ना राजभवन और विधानसभा आमने सामने है। मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार मोदी सरकार के सामने है, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दादा आप भी सुनेंगे, आप इतने साल से राजनीति में, कभी विधेयक के लैंग्वेज को लेकर आपने सवाल सुना है कभी कि ये लैंग्वेज में हम भेजेंगे? ये जिद क्यों? निश्चित तौर पर ये तो कहीं, इसीलिए हम लोग को तो अधिकारी दिए जाते हैं, इसीलिए हम लोग को OSD दिए जाते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रशासनिक पदाधिकारी दिए जाते हैं कि अगर कुछ कठिनाई हो रही है तो वो उनको ब्रीफ कर सके। कहीं ना कहीं ये गलत है। राज्य में जो लैंग्वेज भारत में, एक तरफ ये भारत माता की जय की बात करते हैं, एक तरफ भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने की बात करते हैं, और भारत का जो मेन लिपिक है, भारत की जो भाषा है हिंदी भाषा, उसी का ये विरोध कर रहा है। एक तो ये परंपरा रही है, प्रक्रिया रही है और बाध्यता भी रही है कि 2 भाषाओं में जाएगी, जिसमें अंग्रेजी जो है कंपल्शन है, तो उसको इग्नोर करके आप क्या संदेश देंगे? इग्नोर करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर हम अपने अगर हम अपने देश की भाषा को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। प्रमोट यहाँ भाषा की बात नहीं है ना, यहाँ तो उस तकनीकी पहलू की बात है जो डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा ना राजभवन में। उसी के पेंच की वजह से ये 3 विधायक लेटर डिस्क्राइब करने के लिए अधिकारी है ना वहाँ पे। इतना सरकार उन अधिकारियों पे क्यों पैसा खर्चा करती है? IAS रैंक के अधिकारी वहाँ पे पोस्टेड हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी पोस्टेड है, डायरेक्टर रैंक के अधिकारी पोस्टेड हैं। आखिर उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के वो अधिकारी आते हैं, तो किस लिए आपको रखा गया है? आज मोदी जी को बहुत हद तक और भाषा नहीं आती हिंदी छोड़ के, वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हैं ना, तो मोदी जी भी वहाँ पे बोलते हैं कि भैया, जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमें हिंदी में बात करके बताइए। ऐसा थोड़ी होता है। एक बात स्पष्ट हो गया कि आप लोग हिंदी में ही भेजेंगे, दूसरी भाषा मतलब अंग्रेजी में भेजने के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, मेरी कैबिनेट जो है वो स्पष्ट करती है। अगर कैबिनेट ने निर्णय ले लिया तो हम लेंगे। घर में जो परिवार का मुखिया होता है, निर्णय वो लेता है। आपके घर में आप अपने माता पिता का बात मानते हैं, मेरे घर में मैं अपने माता पिता के संस्कार पे चलता हूँ। उसी तरह हमारे पार्टी में हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया हम उनके साथ। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक बार फिर से लग रहा है कि राजभवन और विधानसभा आमने सामने होगा, और ये जिद और ये रिजिडिटी अगर रहती है। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ ये रिजिडिटी किसी काम की नहीं है। विकास का बात होना चाहिए। अगर राजभवन इतना ज़्यादा मतलब गंभीर है इन विधेयकों को लेके, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले राजभवन को भी पार्लियामेंट में
लेटर भेजना चाहिए कि सरना धर्म कोड अभी तक आपने क्यों रोक एक दिया। आखिरी सवाल याद आ गया दादा, ये क्या हम माने आने वाले दिनों में सरकार के किसी भी कामकाज की और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के रिपोर्टिंग करना मुश्किल होगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होगा, उनकी तकनीकी पहलुओं पर बात करना मुश्किल होगा, जो आप बिल के प्रारूप को पढ़ने के बाद विपक्ष और हम लोग भी इस बात को महसूस करें? देखिए, अभी मैं पूरी तरीके से उस बिल को नहीं पढ़ पाया हूँ। कल मुझे वो बिल मिला है और उस पर कल टेबल टॉक भी है, तो ये सवाल अगर कल आप पूछिएगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊँ। तो ये थे कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फिलहाल ऐसा मामला नहीं है कि सरकार और राजभवन आमने सामने है या राजभवन या फिर विधानसभा आमने सामने है। बिल्कुल कहीं न कहीं ये कोशिश है कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हितों का ख्याल करते हुए कुछ कामकाज हो। जहाँ तक विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर के है, उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से अनूप सिंह ने ये कहा कि वो अप टू मार्क की स्थिति नहीं है। जाहिर सी बात है, जो एक बिल लाया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, उसकी रिपोर्टिंग करनी मुश्किल है, उस पर उन्होंने कहा कि चूंकि दूसरे दिन इस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद क्या कुछ आउटकम निकलेगा उसके बाद ही वो बेहतर तरीके से इस बात को रख पाएंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।